तो गुड इवनिंग बेटा। तो देखो भाई लास्ट क्लास में बेटा अपन ने रेजोनेंस वगैरह के बारे में क्या की थी, चर्चा की थी। तो बेटा आज की क्लास में अपने को क्या स्टार्ट करना था, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो बेटा अगर अपन चर्चा करें इंडक्टिव, तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड में स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है उस एटम की तरफ बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूवमेंट कर जाता है, वहां पर डिस्प्लेस हो जाता है। जबकि बेटा रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब पाई बॉन्ड का क्या होता था, डीलोकलाइजेशन, पाई बॉन्ड क्या करता था, घूमता था, उसे अपन ने क्या बोला था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में हुआ था। लेकिन बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर, या फिर क्या कहेंगे, डीलोकलाइजेशन कहेंगे, किसका, पाई का नहीं, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन या सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर। तो अपन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं भाई, नेक्स्ट अपन कह रहे हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या बेटा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का, तो अपन क्या कहेंगे, कंप्लीट या डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन क्या है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन नॉन एज, क्या कहेंगे बेटा, नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन क्या कहलाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसे बेटा अपन क्या कहते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकर नाथन, ऑल्सो नोन एज, अपन क्या कहेंगे, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन। बेटा ये दो साइंटिस्ट थे, बेकर और नाथन, इन्होंने इस चीज को बताया था, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, बेकर नाथन इफेक्ट। इसे बेकर नाथन इफेक्ट भी कह देते हैं, ठीक है भाई, क्या, बेकर नाथन इफेक्ट भी। फिर अपन क्या कहेंगे बेटा, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब देखो बेटा अपन क्या कहेंगे कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो मेनली 3 सीरीज में देखना अपने को। कौन कौन सी सीरीज में बेटा, एक तो एल्कीन सीरीज में देखना है। अब एल्कीन क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड है। उसके बाद में बेटा कार्बोकैटाइन में देखना है, किसमें, कार्बोकैटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। और उसके बाद में बेटा फ्री रेडिकल में क्या करना है अपने को, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एल्कीन, कार्बोकैटाइन एंड फ्री रेडिकल नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इन 3 सीरीज में ही अपने को केवल क्या करना है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना है। इसके अलावा अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में चर्चा नहीं करनी। इस चीज में डाउट है तो क्लियर करें भाई, इसमें डाउट है क्या बेटा, कोई क्लियर है? देखिए बेटे चलो अपन देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में है क्या, समझे, समझे बेटा। नेक्स्ट नहीं बेटा ना, नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन 3 सीरीज में पढ़ना है। कौन से में, कार्बोकैटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन। तो सबसे पहले अपन एल्कीन में देख लेते हैं, किसमें बेटा, एल्कीन में, कि एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या स्पीसीज से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है बेटा, अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो जैसे देखो अपन ने ये लिखा भाई,
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये तो एक तरीके से एल्कीन क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, और ये वाला कार्बन क्या हो गया बेटा, अल्फा। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो देखो होगा क्या, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन किस टाइप से होता है, तो अपन क्या कहेंगे, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। देखो यहाँ पर ये sp3 है और इस पर हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 3 हैं। तो देखो बेटा होना क्या है, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन दोनों इधर आए तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट एटम पर। तो देखो बेटा क्या बना, यहाँ पर आ गया CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड, ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड, और बेटा इस हाइड्रोजन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। देखो बेटा ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी, और ये भी क्या अल्फा हाइड्रोजन। अब बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो फर्स्ट में अपन ने फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाई। सेकंड में अपन क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट बी क्या कर सकता है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो नेक्स्ट में अपन ने क्या कहा, यहाँ पर ये क्या बन गया H+। इसी तरीके से बेटा ये थर्ड हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये नेगेटिव आ गया, CH डबल बॉन्ड, ये फर्स्ट H, ये सेकंड H, और इस हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो देखो अपन ने इसे क्या कहा था, नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो बेटा इस H+ और इस कार्बन के मिड में कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसलिए अपन ने इसे क्या कहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा है। क्लियर है भाई। अब देखो नेक्स्ट अपन ने क्या कहा कि नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, और अपन ने कहा कि भाई यहां पर ये कुछ ऐसी स्पीसीज ली। देखो बेटा ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं न कि बीटा। तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी 3 बन गई, 1 2 3। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनने वाली है। तो चेक करें यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 हैं। तो देखो यहाँ पर अगर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये कार्बन हो गया, देन CH3, ये बेटा H, और यहाँ भी क्या है H। देखो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनी, ये CH2 नेगेटिव, CH, यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रोजन, ये CH3, और बेटा इस हाइड्रोजन पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है अल्फा हाइड्रोजन ने, तो सेकंड अल्फा हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो बेटा देखो यहाँ नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH3, एक H ये आ गया, और इस H पे चार्ज कौन सा आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। तो देखो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 3 बनी है। यहाँ पर अपन ने क्या कहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर टोटल कितनी बनी है बेटा, 3। और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन HC मतलब क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बन गई बेटा, 2 बनी है। इसका मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी क्या बनेंगी, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगी। अब देखो बेटा ये एल्कीन है, एल्कीन को इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है क्योंकि सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। अब जितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसको उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मतलब एल्कीन में जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहने वाली है। तो देखो फर्स्ट वाली में अल्फा हाइड्रोजन 3 है और सेकंड वाली में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 हैं। इसका मतलब फर्स्ट वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है किससे, सेकंड से। तो जब भी एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो अपन क्या कहेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपन क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो अपन ये कह रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कहेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या क्या कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो एल्कीन की स्टेबिलिटी भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। या फिर क्या बोले कोई बेटा HC स्ट्रक्चर, HC स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, जितनी उस मॉलिक्यूल में क्या है बेटा अल्फा हाइड्रोजन है। इस चीज में डाउट है क्या बेटा कोई? हाँ भाई हर्षिता बेटा डाउट है क्या? हर्षिता डाउट है क्या बेटा? प्रेम, विकास चेक करें बेटा डाउट है क्या इसमें? चलो भाई ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है ना। ऐसे ही अपन कैटाइन में देखते हैं, किसमें? कैटाइन में। देखो भाई चेक करें है ना। नेक्स्ट कार्बोकैटाइन में देख रहे हैं अपन, कहा ना 3 सीरीज में ही अपने को पढ़ना है, 3 सीरीज में इनको पढ़ना है। देखिए बेटा है ना, देखिए बेटा नेक्स्ट अपन किस में देख रहे हैं बेटा? कार्बोकैटाइन में। तो जैसे देखो ये CH2 पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसे क्या बोल देंगे? कार्बोकैटाइन, है कि नहीं है? तो देखो बेटा इसमें भी कोई बोले हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। देखो ये जो कैटाइन है, इस कैटाइन से जो अगला कार्बन है उस कार्बन को क्या कहा जाता है बेटा? अल्फा कार्बन कहा जाता है। यहाँ पर ये अल्फा है, ठीक है भाई। तो देखो फर्स्ट में इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पर क्या बन गया? पाई बॉन्ड बन गया। तो देखो यहाँ पर क्या बना आपके पास में? CH2 डबल बॉन्ड, फर्स्ट H सेकंड H, और इस H पे चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव आ गया। ये फर्स्ट हाइड्रोजन था, सेकंड हाइड्रोजन भी हो सकता है इसमें। तो नेक्स्ट में अपन ने क्या कहा? ये फर्स्ट H है, सेकंड H पार्टिसिपेट कर लिए, कौन सा हो गया? थर्ड। ऐसे बेटा सेकंड वाला थर्ड वाला भी क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये फर्स्ट H, सेकंड H और थर्ड H पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी कितनी बन गई बेटा? 3। अब देखो कैटाइन के पास इलेक्ट्रॉन कम थे, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी कैटाइन की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ऐसे अपन बेटा फ्री रेडिकल में भी देख सकते हैं। किसमें? फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल में भी वही चीज है, देखो जैसे यहां पर मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन आ गई है CH2 CH3। देखो जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CH2 देन क्या आ गया? CH3 आ गया, ठीक है भाई। देखो ये अल्फा पोजीशन है और ये कौन सी है बेटा? बीटा। अल्फा पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो स्ट्रक्चर भी कितनी बनेगी? 2 बनेगी। तो देखो अपन चेक करते हैं बना के। मैंने कहा CH2 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट, ये CH3, ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन। देखो भाई एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बेटा, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है रेडिकल के पास, क्योंकि 3 तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना ली, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो बेटा एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया आपके पास। एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का बचा वो किसके पास में चला जाएगा? H के पास में। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बन गई बेटा? यहाँ पर बन गया CH2, यहाँ पर आ गया आपके पास में H, देन CH3, और यहाँ हाइड्रोजन पे क्या आ गया? रेडिकल आ गया। इसी तरीके से देखो बेटा ये फर्स्ट था हाइड्रोजन डोनेट करने वाला, ये सेकंड भी हो सकता है। तो नेक्स्ट अपन ने क्या कहा? यहाँ पर बन गया बेटा CH2, ये CH3, ये बन गया H रेडिकल, और यहाँ पर भी क्या आ गया बेटा? H आ गया। तो देखो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन लेंगे तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 2 लेंगे 2 बन जाएंगी। तो यहां भी अपन क्या कह सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, या फिर क्या कहो? फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन या फिर क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। भाई अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे कैटाइन या फ्री रेडिकल को उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा रेडिकल या कैटाइन की स्टेबिलिटी उतनी क्या होने वाली है? हाई होने वाली है। चेक करें बेटा इस चीज में कोई डाउट हो तो। हाँ भाई क्लियर है? तो कैटाइन या रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछे तो अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पता होना चाहिए।
हाँ बेटा इसमें क्लियर है या नहीं है चेक करें। देखिए भैया ठीक है, चलो नेक्स्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए बेटा है ना, अब समझे, देखो दो तीन छोटी छोटी बातें। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने यहां पर अल्फा एच लिए हैं। एच की जगह यदि मैं आइसोटोप लगा दूं डी टी, अगर मैंने डी लगाया तो बेटा ये कार्बन और डी का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो बेटा बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। इसका मतलब बेटा अगर ये इधर डोनेट करेगा तो इस बॉन्ड का क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो बेटा अपने को पता है सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है किससे, कार्बन डी से, और कार्बन डी का वीक होता है किससे, कार्बन टी से। इसका मतलब H का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है डी से और डी का ज्यादा होता है टी से। यही चीज अपन लिखने वाले हैं, तो समझते हैं बेटा है ना। देखिए देखो फर्स्ट अपन ने ये चीज लिखी कि भाई यहां पर समझे, अपन ने कहा कि भाई यहां पर लिखा मैंने CH3, फिर लिख दिया इथाइल, फिर लिख दिया आइसोप्रोपाइल, और फिर लिख दिया बेटा ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इसी को मैंने दूसरे तरीके से लिखा, मैंने कहा मिथाइल, इथाइल, फिर ये लिया बेटा ना। देखो इसी एग्जाम्पल को अपन रिपीट कर रहे हैं, समझे। देखो अगर अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में चर्चा करनी है तो अपन क्या कहेंगे, CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है C2H5 से, ये ज्यादा है इससे। क्यों बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पर बेंजीन पे किसी भी कनेक्ट करके देखो तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 आएंगे और यहाँ 1 आएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड किस पे करता है बेटा, अपन क्या कहेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन मिथाइल का ज्यादा इथाइल से, इथाइल का ज्यादा है आइसोप्रोपाइल से। लेकिन बेटा अगर अपन इंडक्टिव के बारे में चर्चा करें तो इंडक्टिव बेटा मास पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर प्लस आई का ऑर्डर ये होगा, चेक करें, मेंबर ज्यादा है तो प्लस आई भी क्या है, ज्यादा है। अगर सेकंड पॉइंट के बारे में अपन चर्चा करें तो अपन ने कहा CH3, फिर कहा बेटा CD3, फिर कहा CT3, फिर लिख दिया मैंने CT3, फिर लिखा बेटा CD3, फिर लिख दिया CH3, ठीक है भाई, समझे। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कहेंगे तो CH3 का ज्यादा है CD3 से और ये ज्यादा है इससे। क्यों बेटा, क्योंकि चेक कर सकते हैं ये बॉन्ड वीक है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो बेटा बॉन्ड के ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन अगर अपन बात करें इंडक्टिव की तो इंडक्टिव में बेटा आंसर अपोजिट था, इसका चेक कर लें, प्लस आई में आंसर क्या था, अपोजिट था। क्लियर है कि नहीं भाई ये चीज, हाँ भाई जनता क्लियर है। चलो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं अपन। देखो ये तो छोटी छोटी बातें होगी किसके बारे में बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। देखो इफेक्ट अपन तीनों पढ़ चुके हैं, कौन कौन से बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक, इंडक्टिव, तीनों इफेक्ट पढ़ चुके हैं। क्या, तीनों इफेक्ट। इंडक्टिव में बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है, रेजोनेंस में बेटा पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीट ट्रांसफर या डीलोकलाइजेशन किसका है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का है। और तीन ही सीरीज में अपने को क्या करना है बेटा, ये पढ़ना है। क्लियर भी। अब देखो छोटी छोटी दो तीन बातें अपन देखते हैं, फिर अपन नोट बनाते हैं कि भाई सबसे पहली बात, चलो अपन एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन समझे है क्या। देखो बेटा अगर अपन ने यहां पर ये बेंजीन है, बेंजीन को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है बेटा। देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। अल्फा हाइड्रोजन है तो इसे बोलेंगे प्लस एच, प्लस एच का मतलब क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर बेटा मैंने इसको इस टाइप से बना दिया, अल्फा हाइड्रोजन की जगह मैंने अल्फा हेलोजन लगा दिया, बेटा हेलोजन है कि नहीं है बेटा। अब हेलोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट थोड़ी करेगा, विड्रॉ करेगा। तो इस केस में बेटा इसे बोल देंगे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, माइनस एच। अल्फा हाइड्रोजन है तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, और बेटा हेलोजन है तो नाम क्या हो जाएगा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन।
क्लियर है। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इतना ही होता है और कोई काम की बातें नहीं है। क्लियर है। अल्फा हाइड्रोजन की जगह अल्फा हेलोजन आ जाए तो उसे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, प्लस एच नहीं, क्या बोलते हैं बेटा, माइनस एच कहा जाता है। क्लियर है, समझे भैया। अब छोटी छोटी बातें वापस से अपन समझते हैं इस चीज को। देखो अपन दो इफेक्ट देख रहे हैं बेटा, समझिए। देखो एक बेसिक सी चीज तो आप लोगों को सभी को पता है, अपन ने फर्स्ट ये फिनोल लिया बेटा, और फिनोल के अंदर चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो मैंने इसकी RS बनाई, ये लोन पेयर इधर तो ये इधर पाई बॉन्ड। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा। देखो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैं पहले भी बता चुका हूं, ये पाई बॉन्ड पाई और यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव। फिर देखो पाई सिग्मा नेगेटिव का कॉन्जुगेशन है, ये नेगेटिव इधर तो ये पाई बॉन्ड इधर। तो जो नेक्स्ट RS बन रही है उसमें आप चेक कर सकते हैं, जो नेक्स्ट RS है उसमें क्या बना, यहाँ नेगेटिव बना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव है कि नहीं बेटा। फिर देखिए पाई सिग्मा नेगेटिव, ये बेटा नेगेटिव इधर तो ये पाई बॉन्ड वापस से इधर। RS बना के अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो बेटा है क्या, ये नेगेटिव इधर आ गया, ये यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव, वापस से क्या है, रेजोनेंस है। ये बेटा नेगेटिव इधर तो ये इधर, ठीक है। तो देखो बेटा है क्या, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर क्या आ गया OH, ठीक है। तो बेटा यहां पर आप चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो प्लस M है, मीजोमेरिक इफेक्ट है। अब देखो मीजोमेरिक इफेक्ट अप्लाई कहां पे हो रहा है, देखो बेटा इस OH के रेस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, मैंने बताया था पहले भी, और ऑक्सीजन के जस्ट पास सामने क्या है, पैरा, और ये मिड में क्या है, मेटा, है कि नहीं। तो देखो कॉन्जुगेशन में कौन कौन सी पोजीशन है, नेगेटिव ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे, फिर वापस से कहां गया, ऑर्थो। इसका मतलब मेटा पे चार्ज नहीं आ रहा तो मेटा पोजीशन कॉन्जुगेशन में नहीं होती, मेटा कॉन्जुगेशन में नहीं है तो बेटा मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन या मीजोमेरिक इफेक्ट अप्लाई ही नहीं होगा। मीजोमेरिक इफेक्ट कभी भी मेटा पोजीशन पर नहीं लगेगा। अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में भी चर्चा करते हैं। देखो मैंने ये अल्फा हाइड्रोजन लगा दिए यहां पर, देखो बेटा पाई सिग्मा अल्फा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इधर तो ये कहां चला जाएगा, इधर। इसकी भी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं अपन, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर ये क्या आ गया, H, सेकेंड H, और यहाँ पर H पे पॉजिटिव, ये क्या आ गया, नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव। देखो बेटा ये नेगेटिव इधर तो ये नेगेटिव इधर, ये पाई बॉन्ड इधर। देखो क्या बना, यहाँ पर बन गया CH2 नेगेटिव, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर H पॉजिटिव है, ये H, देन वापस से क्या है, H है। क्लियर है। फिर बेटा देखो यहाँ वापस से कॉन्जुगेशन है, ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये वापस से कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेगेटिव इधर आ गया, पाई सिग्मा पाई, यहाँ पर ये कार्बन है, ये सेकंड हाइड्रोजन, ये थर्ड, यहाँ पर पॉजिटिव। देखिए बेटा ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस टाइप से बन गई। देखिए बेटा देखो मीजोमेरिक भी अप्लाई कहां पर हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पे, चाहे वो प्लस M है चाहे वो माइनस M है। अब देखो अगर अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई किया तो देखो ऑर्थो पे चार्ज है, पैरा पे चार्ज है, वापस से ऑर्थो, मेटा पर नहीं है। बेटा ध्यान रखें, अपने को पता है कि यहाँ पर यदि बेंजीन पे अपन ने क्या लगा दिया, G ग्रुप लगा दिया, तो G के जो जस्ट पास में उन्हें बोलते हैं ऑर्थो, O का मतलब क्या है, ऑर्थो। G के सामने वाले को बोलते हैं पैरा, और G ऑर्थो और पैरा के मिड में क्या होता है, मेटा, M मतलब क्या है, मेटा। देखो मेटा पे चार्ज नहीं आ रहा, इसका मतलब मेटा पोजीशन कॉन्जुगेशन में नहीं होती। तो यही चीज अपन लिख रहे हैं क्या बेटा, नोट लगा के कि भाई मीजोमेरिक या रेजोनेंस, क्या बेटा मीजोमेरिक, मीजोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, and hyper conjugation, mesomeric and hyper conjugation effect, mesomeric and hyper conjugation effect only apply ortho and para position, ortho and para position।
ध्यान रखें कहां पर अप्लाई होगा, ऑर्थ और पैरा पर अप्लाई होता है बेटा, मेटा पे अप्लाई नहीं होगा। नोट अप्लाई, नोट अप्लाई मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर अप्लाई नहीं होगा। वाइल जबकि अपन क्या कह रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट नोट सेकंड इंडेक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई ऑल पोजीशन। बेटा इंडक्टिव ऑर्थो पैरा मेटा से कोई मतलब नहीं है, इंडक्टिव कहां लगता है, सभी पोजीशन पर अप्लाई होता है। लेकिन ध्यान रखें रेजोनेंस और मीजोमेरिक, अपन क्या कहें मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन केवल कहां अप्लाई होगा, ऑर्थो और पैरा पे। इस चीज में डाउट हो तो बेटा क्लियर करें। हाँ भाई हर्षिता बेटा, विकास इस चीज में डाउट है क्या बेटा, प्रेम क्लियर है। चलो भाई ये तो अपन ने बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, तीनों इफेक्ट। अब इन इफेक्ट के बारे में अपने को ये डाउट हो तो क्लियर कर लें पहले तो भाई, इन इफेक्ट में कोई डाउट हो तो क्लियर कर लें। हाँ भाई अरे डाउट है क्या, समझे बेटा है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं अपन। समझे बेटा है ना। बेटा का अपन लिख रहे हैं सर इफेक्ट, समझे तो छोटी सी बात है, सर इफेक्ट। सर क्या होता है बेटा, स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ऑफ रेजोनेंस। इनहिबिशन का मतलब है रुकावट। अरे मतलब रेजोनेंस में क्या है, रुकावट है। रेजोनेंस में क्या है, रुकावट है। जब रेजोनेंस में रुकावट है तो उसे ही अपन क्या बोल देते हैं बेटा, सर इफेक्ट बोल देते हैं। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस में रुकावट है, ठीक है भाई। सर इफेक्ट, अब देखो सर इफेक्ट क्या है बेटा, ये अपन काफी ज्यादा यूज में लेने वाले हैं, काफी जगह इसे और तो इफेक्ट बोल देंगे, काफी जगह है कि नहीं, समझो है क्या। अपन ने कहा कि यहां पर ये कोई ग्रुप लगाए भाई, यहां पर ये कुछ ऐसा है, मैंने कहा यहां पर ये जी ग्रुप लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, जी ग्रुप। और जी ग्रुप को लगाने के लिए इससे पहले भी अपन क्या करते हैं भाई, यहां पर ये एसिड लगा दिया सपोज करो। देखो एसिड का साइज काफी बड़ा है और यहां पर मैंने जी ग्रुप लगा दिया और ये बल्कियर है, ये क्या है, बल्कियर ग्रुप है, मतलब बड़े साइज का ग्रुप है। तो देखो ये एसिड को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखो रिपेल करेगा तो क्या होने वाला है, समझो जब इसको रिपल्सन देगा तो अपने को अच्छे से पता है एसिड कहां चला जाएगा। अरे भाई इसने इसको धक्का मारा, रिपल्सन दिया, तो ये जो एसिड है ये इस प्लेन में रह ही नहीं पाता, आउट ऑफ प्लेन चला गया। और यहां पर ये क्या है बेटा, जी ग्रुप है। तो देखो बेटा यहां पर तो आपको रेजोनेंस दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई, यहां रेजोनेंस है लेकिन यहां रेजोनेंस नहीं है। क्यों, जी ग्रुप ने एसिड को रिपेल किया, रिपेल के कारण एसिड ग्रुप कहां चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया। आउट ऑफ प्लेन जाने के कारण, आउट ऑफ प्लेन जाने के कारण ये बेटा कॉन्जुगेशन में नहीं रहा, प्लेनर नहीं रहा, जिसके कारण ये वाला पाई बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस में नहीं है। मतलब रेजोनेंस होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। तो देखो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक क्या होता है, भीड़, बल्कियर ग्रुप में लगने वाला रिपल्शन, रिपल्शन के कारण बेटा रेजोनेंस में रुकावट हुआ कि नहीं, रेजोनेंस क्या हो गया, रुक गया। इसे ही बोला जाता है बेटा सर इफेक्ट, इसे ही क्या बोलते हैं, सर इफेक्ट। क्या बोला जाता है, सर इफेक्ट। अब सर इफेक्ट अप्लाई कब होगा, जब बेटा ये ग्रुप क्या होंगे, बड़े, छोटे ग्रुप पर ये इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा कुछ मॉलिक्यूल, मैंने कहा बेटा यहां पर ये एसिड लिखा,
ये मिथाइल लगा, मैंने कहा सर इफेक्ट है। मैंने कहा बेटा ये सल्फोनिक एसिड है, मैंने कहा इथाइल है, फिर मैंने कहा सर इफेक्ट है। फिर देखो बेटा मैंने कहा ये एसिड ही है, लेकिन बेटा मैंने मेटा पर लगा दिया तो मेटा पर सर इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन लगेगा ही नहीं, और तो सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा मैंने ऐसा लिख दिया कहीं कि भाई ये एसिड और ये पैरा पर लिख दिया मैंने, तो मैंने फिर कहा यहाँ पर सर इफेक्ट नहीं है क्योंकि देखो ग्रुप पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा मैंने क्या कहा, ये NH2 है और यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, फिर भी मैंने कहा सर इफेक्ट नहीं है क्योंकि बेटा NH2 का साइज छोटा होता है, NH2 का साइज क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए सर इफेक्ट नहीं है। लेकिन बेटा अगर मैंने यहां NO2 लगा दिया, NO2 का साइज बड़ा होता है और CH3 का साइज भी बड़ा होता है, तब इसमें क्या है, ऑर्थो इफेक्ट है या सर इफेक्ट है। दोनों ग्रुप का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा, अगर मैंने ये एमीन, देखो ये एमीन का साइज भी क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। देखो यहाँ पर ये एमीन था, छोटा साइज था, लेकिन यहाँ देखो एमीन का साइज बड़ा हो गया, टर्सरी एमाइन हो गया। अब मैंने मिथाइल लगाया तो यहाँ भी सर इफेक्ट है। तो सर इफेक्ट कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पर बल्कि ग्रुप है वो रिपेल करेंगे, तो रिपल्सन के कारण रेजोनेंस, वो जो ग्रुप है जिसको रिपल्सन फील हो रहा है वो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस रेजोनेंस में कम होने को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सर इफेक्ट कहते हैं। इस चीज में डाउट हो तो बेटा जी क्लियर करें, उसके बाद में अपन एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ भाई सर इफेक्ट में डाउट है क्या बेटा? हाँ भाई जनता चेक करें, चलो भाई अच्छी बात है। देखिए अब एप्लीकेशन पे आ जाते हैं अपन। देखो तीनों इफेक्ट अपन पढ़ चुके हैं, अब तीनों इफेक्ट की एक साथ एप्लीकेशन देखनी है कि भाई एप्लीकेशन क्या है इनकी, कौन कौन सी एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशन के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए भाई समझिए, तो नेक्स्ट अपन क्या करें बेटा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में भी अपन क्या देख रहे हैं, MHI। M मतलब मीजोमेरिक, H मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन और I मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव। MHI इसलिए कहेंगे कि बेटा जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें सबसे पहले क्या चेक करना, M मतलब मीजोमेरिक या रेजोनेंस, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में इंडक्टिव। क्योंकि बेटा सबसे पावरफुल कौन सा होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, सबसे पावरफुल मीजोमेरिक। उससे कम कौन सा होता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे वीक कौन सा होता है, इंडक्टिव। क्योंकि इंडक्टिव किस पे डिपेंड करता है बेटा, डिस्टेंस पे, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, समझे भाई जनता, ठीक है समझते अपन। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन, देखो छोटी छोटी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो पहले अपन कह रहे हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड बॉन्ड लेंथ, ये बातें अपन साथ ही कंपैरिजन करते जाएंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं बेटा, या बॉन्ड लेंथ भी देख सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन अपन कह रहे हैं बेटा बॉन्ड लेंथ, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है भाई। अब देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इससे अपन क्लियर करना चाहते हैं। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, कि बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग है भाई, है कि नहीं, कौन सा बॉन्ड मजबूत है, तो जो मजबूती उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, है कि नहीं। तो अपन समझते हैं। तो बेटा जब भी अपने को बात करनी हो तो सबसे पहले तो अपन क्या कहते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ में अपन क्या कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो अपने को अच्छे से पता है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले अपने को देखना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर। हालांकि काफी जगह अप्लाई नहीं होती ये चीजें। कहने का मतलब समझो, अगर मैंने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
फिर मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इनकी, कार्बन 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 कार्बन, इन बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो बेटा अगर अपन यहां चर्चा करना चाहें तो अपन क्या कहेंगे, इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, बनने वाला बॉन्ड देखो कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 3 है, लेकिन ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1। अब बेटा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा तो अपने को पता है बॉन्ड लेंथ क्या आने वाली है, कम आने वाली है। इसलिए सबसे कम बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, फर्स्ट वाले की है, इससे ज्यादा सेकंड की है, और सेकंड से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है बेटा, थर्ड की है। अगर बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है बेटा, चेंज होती है। और अगर अपने को बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी हो तो अपन क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। भाई इसको ऐसे और ऐड कर सकते हैं अपन, यहां पर क्या कह सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होने वाली है। लेकिन अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो आप बॉन्ड ऑर्डर से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल इधर भी चिपका देता हूं छोटा सा, मैंने कहा कि भाई यहां पर CH3 NH2 है, ये बॉन्ड क्या है, लार्जर है किससे, NH से, क्योंकि यहां बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। ये लार्ज बेटा किससे, कार्बन नाइट्रोजन, क्योंकि यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 3 आ गया, यहां 2 है और यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा, 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। इस चीज में डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई क्लियर है। देखो अब अपने आ जाते हैं इफेक्ट के बारे में। ये तो देखो बेसिक सी चीज हुई, इफेक्ट से भी अपने को चेक करना आना चाहिए। देखो है क्या, समझे बेटा। समझे, अपन क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट बनाने से पहले छोटी सी बात समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने रेजोनेंस लिया, देखो इसमें अपन ने रेजोनेंस करवाया, पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस है, ये पाई बॉन्ड इधर तो ये पाई बॉन्ड इधर। अपन ने रेजोनेंस करवाया तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन गई, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है भाई, ऐसा होगा। अब देखो बेटा अगर रेजोनेंस नहीं था तो कुछ नहीं होता, लेकिन रेजोनेंस हुआ तो क्या हुआ, देखो ये डबल किस में चेंज हो गया, सिंगल में। डबल बॉन्ड किस में चेंज हुआ है, सिंगल में। चेक करो यहां बॉन्ड ऑर्डर 2 है, जब यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा, 1 दिख रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई, पक्का क्या हुई, ज्यादा। इसका मतलब रेजोनेंस होता है तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज। तो अपन क्या कह रहे हैं, यहां से यहां जाने पर BO बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इंक्रीज, है कि नहीं है। बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि डबल किस में चेंज हो गया, सिंगल में। तो बेटा बॉन्ड लेंथ ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो बेटा रेजोनेंस के कारण नहीं भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ रे। देखो ना डबल किस में चेंज हो गया, सिंगल में, तो 2 से किस में चला गया, 1 में चला गया। हालांकि ये 1 नहीं होता बेटा, रेजोनेंस के कारण अपन क्या कहते हैं 1.5 के समथिंग आता है, ठीक है। देखो है क्या, अपन क्या ने क्या कहा, रेजोनेंस के कारण डबल किस में चेंज हुआ, सिंगल में। तो डबल सिंगल में चेंज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम, तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, ज्यादा होगी। मतलब रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब सिंगल के बारे में आप चर्चा करें, देखो सिंगल के बारे में देखो क्या हुआ है, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ देखो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जगह क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हुआ कि नहीं हुआ। सिंगल किस में चेंज हुआ, डबल में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो गया, इंक्रीज, सिंगल डबल में हुआ है। तो बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ ये भी पक्का क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा। तो बेटा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, BL क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है कि नहीं, अभी चेक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट अपन क्या बना रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। देखिए भाई
यहां पर मैंने ये अल्फा हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है भाई। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जैसे ही बनाते हैं तो CH2 नेगेटिव, CH कार्बन, ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड, और इस हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो हुआ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो देखो डबल किस में चेंज हो गया, सिंगल में। अगर डबल सिंगल में चेंज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम। इसका मतलब क्या बेटा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज। इन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, पक्का इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि डबल किस में चेंज हुआ है, सिंगल में। लेकिन देखो यहां सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल किस में चेंज हो गया, डबल में। तो अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज। तो अब समझो कहने का मतलब है कि जब भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा तो बेटा डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज होगी और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, एक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है और दूसरे मॉलिक्यूल में क्या है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो बेटा अपन क्या कहेंगे, पहले रेजोनेंस चेक करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस पावरफुल होता है, डोमिनेट करता है किस पे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। किस पे डोमिनेट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। चेक करें भाई, ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, चेक करो भाई। इस चीज में डाउट हो तो पहले वो क्लियर करें, फिर इसके क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं अपन। हाँ भाई चेक करें बेटा, चेक करें, क्लियर बेटा, चलो अच्छी बात है, क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट के बारे में है ना, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समझना बेटा ना। ध्यान रखें, डबल की इंक्रीज होगी तो सिंगल की क्या होगी, डिक्रीज। डबल की इंक्रीज तो सिंगल की डिक्रीज। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को ना। देखिए बेटा, अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिया, मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ए है। नेक्स्ट मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये CH3 ये बी है। नेक्स्ट में मैंने कह दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है भाई। तो बेटा यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ को मैंने ए कहा है, जबकि यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ को बी कहा है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ को सी कहा है। देखो बेटा रेजोनेंस तीनों में नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। देखो तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहाँ इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि यहाँ प्योर डबल बॉन्ड है, सिंगल में चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो डबल किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 + 3। अब 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा सी की होगी, देन बी की, और लास्ट में ए की। रेजोनेंस ज्यादा तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, लेकिन सिंगल की क्या हो जाएगी, कम, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो चाहे वो रेजोनेंस हो। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन, फिर मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है भाई, देखो ये जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है इसे मैं कह रहा हूं A, ये बॉन्ड लेंथ है बेटा B, और ये कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या है, C है। देखो फर्स्ट वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है, सेकंड वाले में रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई का क्या है, रेजोनेंस है। तो समझो भाई है क्या। अब बेटा रेजोनेंस होगा तो डबल की क्या होगी, इंक्रीज, सिंगल की क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन तो कंपैरिजन किस में कर रहा है, डबल डबल में, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। यहाँ और भी ज्यादा पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस है, रेजोनेंस ज्यादा तो डबल की बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। इसलिए अपन क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ आने वाली है वो सबसे ज्यादा सी की आएगी, देन बी की, और लास्ट में ए की आने वाली है।
ठीक है भाई। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब की बार अपन ने क्या कहा, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो भाई। फिर मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। फिर मैंने कह दिया भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और उसके बाद में बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो भाई, ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली, इसे मैं D कह रहा हूं, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को C, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को B, और बेटा ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को A कर रहे हैं। देखो A में कोई इफेक्ट नहीं है, B में बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन C में चेक करो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और D में क्या है बेटा रेजोनेंस है। चेक कर लें, देखो ना पाई सिग्मा पाई का क्या है, रेजोनेंस है। अब बेटा देखो यहां तो कुछ भी नहीं है, तो हमेशा डबल इंक्रीज होगी, यहां भी इंक्रीज होगी, और यहां सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बेटा क्या आ गया, रेजोनेंस। रेजोनेंस सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा किसकी, डबल बॉन्ड की, इसलिए अपन क्या कहेंगे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आ गई, डी की आ गई, क्योंकि इस डी में क्या है, रेजोनेंस है। अब बेटा बी और सी में से मैं कहता हूं बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है किससे, सी से। बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है किससे, सी से। ज्यादा है कि नहीं है भाई, चेक कर लें। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो तो सिंगल बॉन्ड भी ज्यादा आने वाला है। तो बेटा लास्ट में ए आएगा, क्योंकि ए में तो हमेशा ही क्या रहेगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर रहने वाला है। इन एग्जाम्पल में डाउट हो तो क्लियर करें, फिर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं भाई। चलो भाई देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है ना, समझे बेटा नेक्स्ट है ना। देखिए अपन ने जैसे ये लिया नेक्स्ट एग्जांपल, तो देखो मैंने कहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर यही सिंगल रखा। फिर मैंने कहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड लगा दिया और कॉन्जुगेशन बढ़ा दिया। फिर मैंने कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब देखो और यहां लिख दिया मैंने, देखो भाई मैंने कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है भाई। मैं कहूंगा सी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, फिर बी की और लास्ट में ए की। क्यों बेटा? देखो सी में रेजोनेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या है बेटा, सबसे ज्यादा है। डबल की इंक्रीज करता है, सिंगल की रेजोनेंस क्या करेगा, डिक्रीज। ऐसे बेटा देखिए नेक्स्ट, मैंने कहा यहां पर देखो पाई सिग्मा पाई, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब समझना मैं सिंगल का कंपैरिजन कर रहा हूं, किसका भाई, सिंगल का। फिर देखें भाई इन बॉन्ड लेंथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन है ना। अब देखो यहां कंपैरिजन किसका होता है, डबल का, यहां किसका है, सिंगल का। सिंगल की रेजोनेंस क्या करता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। तो देखो मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इसकी है, क्योंकि बेटा हमेशा सिंगल है। इसमें देखो डबल आ जाएगा, क्यों, रेजोनेंस के कारण। यहां और ज्यादा डबल आएगा, रेजोनेंस ज्यादा। यहां और भी ज्यादा डबल आएगा, क्योंकि और भी ज्यादा रेजोनेंस, रेजोनेंस ज्यादा तो सिंगल की बॉन्ड लेंथ कम, डबल की ज्यादा। तो यहां देखो डबल का कंपैरिजन किया था तो रेजोनेंस के कारण इंक्रीज हुआ, या सिंगल का कंपैरिजन कर रहा है तो क्या होने वाली है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने वाली है। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें। देखो यहां पर अपन ने कहा ये क्लोरीन है, फिर मैंने कहा ये क्लोरीन है, फिर मैंने कह दिया भाई ये क्लोरीन है, लास्ट में मैंने ये कह दिया ये क्लोरीन है। तो मैं कहूंगा यहां कार्बन क्लोरीन में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इस वाले की है, क्योंकि रेजोनेंस है। इसमें चेक कर लो क्या है, रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम। रेजोनेंस कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, रेजोनेंस और कम तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा, रेजोनेंस सबसे कम तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। ध्यान रखें रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण सिंगल की डिक्रीज होगी, जबकि डबल की क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिंगल की डिक्रीज, डबल की इंक्रीज। तो बेटा पहले ये चेक कर लेना कि सिंगल के बारे में चर्चा कर रहा है या डबल के बारे में।
ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट के बारे में अपन देखते हैं। अब बेटा ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा कर दे भाई, ये तो देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए हैं अपन, है ना। एक ही मॉलिक्यूल के बारे में कह दे कि भाई बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन बताओ भाई, क्या बताना है, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन बताओ, हो सकता है ऐसा। देखो भाई अपन क्या लिख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट आरएस है, इक्विवेलेंट आरएस containing molecule have same bond length, have same bond length, उनमें बॉन्ड लेंथ क्या होती है भाई, सेम होती है। जैसे देखो मैंने लिखा ये ऐसा, बेटा यहां देखो इक्वल आरएस है, बताया था यहां पर ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट देखें बेटा, अपन ने लिखा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन नेगेटिव, इक्वल आरएस थी, इसलिए यहां भी इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम। बॉन्ड एनर्जी भी सेम थी, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा, एग्जैक्ट सेम आएगा, ध्यान रखें। यहां भी देखो बेटा 3 इक्वल आरएस थी, तो यहां भी सभी की बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम ही है, क्या है, सेम है। नेक्स्ट देखो बेटा बेंजीन में भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस था, इसलिए बॉन्ड बेंजीन की बॉन्ड लेंथ भी क्या है, सभी के सभी सेम है। अगर अपन ने ये लिखा तो यहां भी टोटल 5 आरएस बनती हैं, सभी कार्बन पे नेगेटिव आता है, यहां भी बॉन्ड लेंथ सभी में क्या है, सेम ही है। नेक्स्ट देखो मैंने ये बनाया, यहां भी बेटा बॉन्ड लेंथ सभी की क्या है, सेम ही है, क्योंकि इन सभी मॉलिक्यूल में बेटा क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्योंकि इक्विवेलेंट होता है तो बेटा उन सभी में क्या होता है, सेम चीज होती है, बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम रहने वाला है। क्लियर भाई? हाँ भाई जनता, क्लियर है ये चीज, समझे बेटा। नेक्स्ट ठीक है, चलो नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन। अब देखो ये तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस था, इक्विवेलेंट का मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन, कहने का मतलब क्या है। तो मैंने ये एसीटेट आयन लिया था, मैंने कहा था यहां दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, A बराबर B है, जहां इसको अपन ने A कहा, इसको B कहा है। ये एसीटेट आयन है, लेकिन नेक्स्ट में मैंने एसिटिक एसिड लिख दिया। देखो बेटा इसमें रेजोनेंस तो है पाई सिग्मा लोन पेयर का, मैंने जैसे इसमें रेजोनेंस करवाया तो यहां ये बना, और ये इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट में सेम रहता है। देखो यहाँ ये न्यूट्रल था, ये क्या बन गया, चार्ज बन गया। इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी सेम नहीं है। यहां पर अगर अपन इसको A कहते हैं और इस बॉन्ड लेंथ को बेटा A और B कैसे लिख लें, ये A और ये B, तो यहां अपन क्या कहेंगे, जो बॉन्ड लेंथ है वो A की बॉन्ड लेंथ ज्यादा ही किससे, B से। कहोगे कंपैरिजन कैसे किया, तो बेटा देखो ये 2 RS है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर बेटा क्या है, चार्ज है, यहाँ क्या है, ये न्यूट्रल है। तो बेटा अगर न्यूट्रल है तो इसी फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ डबल ज्यादा दिखेगा, यहाँ सिंगल ज्यादा दिखेगा। सिंगल ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा रहने वाली है। तो ये सेम बॉन्ड लेंथ का केस नहीं है, जहां इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है वहीं पे क्या होता है बेटा, सेम बॉन्ड लेंथ होती है। इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई, चलो भाई देखिए, ये तो चर्चा हो गई बेटा किसके बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में। किसके बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में। नेक्स्ट अपन चर्चा करें बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो नेक्स्ट नोट लगा के अपन लिख लेते हैं। अपन क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑफ एल्कीन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, रेजोनेंस ज्यादा तो और अपन क्या कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान रखें बेटा, एल्कीन में रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन पहले मैंने क्या लिखा है रेजोनेंस, इसलिए बेटा पहले क्या चेक करना है, रेजोनेंस चेक करना है। रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहने वाली है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है भाई, अपन ने एक पॉइंट लिखा, मैंने कहा ये कॉन्जुगेटेड है बेटा, समझे। तो पाई सिग्मा पाई का क्या है कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई का क्या है कॉन्जुगेशन, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। ट्राइन भी हो सकता है, 3 ले ले तो कॉन्जुगेटेड डाइन, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। यहां देखो इनको सेपरेट कर दिया मैंने, इसे बोलते हैं आइसोलेटेड, मतलब जहां पर क्या है रेजोनेंस नहीं है। और उसके बाद में बेटा अगर मैंने ये कंटिन्यूअस लगा दिए तो इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव डाइन, क्यूमुलेटिव डाइन। अगर बेटा इनमें स्टेबिलिटी की बात करें तो ध्यान रखें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कॉन्जुगेटेड की होती है। कॉन्जुगेटेड डाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी आइसोलेटेड से, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्यूमुलेटिव से। किससे? क्यूमुलेटिव डाइन से। क्योंकि बेटा याद करो ये परपेंडिकुलर वाला केस था, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो ये तो चीज क्लियर होनी चाहिए। हाँ भाई, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। देखो बेटा ये बेंजीन है, 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, तो स्टेबिलिटी भी क्या आ गई, ज्यादा आ गई। तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। यहां देखो ये दोनों ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है, आइसोलेटेड, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, और भी कम हो गई। और यहां पर मैंने दोनों पाई बॉन्ड को क्या लगा दिया बेटा, कंटिन्यूअस लगा दिया, क्यूमुलेटिव बना दिया, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम हो गई। तो रेजोनेंस से ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहने वाली है। बोलिए बेटा इसमें डाउट है क्या कोई? इन पहले रेजोनेंस चेक करेंगे और फिर क्या चेक करेंगे बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए भाई नेक्स्ट के बारे में समझते हैं। किसके बारे में भाई? नेक्स्ट के बारे में। समझे? अपन ने ये लिखा भाई, देखो वापस से स्टेबिलिटी के बारे में मैंने कहा ये 2 मॉलिक्यूल हैं, यहां भी ये दोनों ही हैं, उसके बाद में यहां भी ये दोनों ही हैं, यहां भी ये दोनों ही है। समझे भाई? तो बेटा इतना तो क्लियर है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ए और बी की आएगी, क्योंकि ए और बी में रेजोनेंस है, सी और डी में रेजोनेंस नहीं है। अब बेटा रेजोनेंस दोनों में इक्वल है, तो क्या चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन देखो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट 3 3 2 2 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां पर देखो बेटा 3 तो इधर, 2 इधर और 1 इधर, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। रेजोनेंस इक्वल था, तो मैंने क्या चेक किया, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। अब यहां भी क्या चेक करते हैं बेटा, देखो रेजोनेंस तो है नहीं, दोनों ही आइसोलेटेड है, तो क्या चेक करें, अल्फा हाइड्रोजन। देखो बेटा 3 + 2 5 + 3 + 2 कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 10 हो गए। और जबकि यहाँ देखो 1 + 1 2 अल्फा हाइड्रोजन है। बेटा ये मत बोल देना 10 वाला 6 से ज्यादा, नहीं, पहले क्या चेक किया है, रेजोनेंस। ए और बी में रेजोनेंस है, इसलिए ए और बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, किससे, सी और डी से, क्योंकि सी और डी में क्या है बेटा, रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस सेम है, फिर क्या चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी तरीके से बेटा देखो नेक्स्ट, तो मैंने ये पाई बॉन्ड बनाए, नेक्स्ट में मैंने ये पाई बॉन्ड बना दिए, उससे नेक्स्ट में देखो, चलो इसको ऐसे बना लेते हैं।
तो मैं कहता हूं ए और बी में स्टेबल ज्यादा कौन है? ए स्टेबल ज्यादा है बी से, क्योंकि ए में रेजोनेंस ज्यादा है किससे? बी से। फिर मैं कहता हूं बेटा ये ज्यादा स्टेबल है, समझना, इस वाली से। क्यों बेटा? क्योंकि रेजोनेंस, देखो भाई इससे। क्यों बेटा? देखो यहां पर रेजोनेंस सेम है, लेकिन यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 3 हैं। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। देखो रेजोनेंस इक्वल है, तो क्या चेक किया मैंने? हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे बेटा फिर मैंने ये बना दिया, देखो यहां पर स्टेबिलिटी कम है क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और यहां पर तो रेजोनेंस नहीं है कि नहीं? रेजोनेंस सबसे ज्यादा इनमें सभी में चेक किया, रेजोनेंस बराबर है, तो क्या चेक किया? अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए अपन क्या गई, और लास्ट वाले में रेजोनेंस है ही नहीं। ठीक है भाई। फिर देखो बेटा, फिर मैंने कहा ये कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल है, देखो भाई रेजोनेंस भी और 6 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर मैंने कहा रेजोनेंस भी है लेकिन 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज्यादा आ गई, किससे? सेकंड से। फिर मैंने कहा कि भाई यहां पर तो देखो केवल रेजोनेंस ही है, स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है, कम होगी मतलब इससे। तो फिर देखो मैंने कहा कि भाई यहां पर ये ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है, लेकिन रेजोनेंस नहीं है। बेटा नेक्स्ट में देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी कम हो गए, देखो रेजोनेंस सेम है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 + 3 + 3 कितने हो गए? 9, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। क्लियर है कि नहीं है भाई? चेक करें। हाँ भाई, तो सबसे पहले रेजोनेंस चेक करना, रेजोनेंस ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहने वाली है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, तो स्टेबिलिटी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए बेटा ना, देखिए जैसे अपन ने कहा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन चेक करो बेटा, 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ देखो 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर केवल कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या रहने वाली है? ज्यादा रहने वाली है बेटा। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर भाई? तो आप चेक कर सकते हैं किससे? स्टेबिलिटी से। और भी एग्जांपल देख सकते हैं भी, हालांकि देखो मैंने ये रेजोनेंस लिया, मैं कहता हूं इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इससे, फिर मैंने कहा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इससे, फिर मैंने कहा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है भाई इससे। क्यों? चेक कर लो, यहां रेजोनेंस है, फिर यहां रेजोनेंस नहीं है, तो देखो 3 + 3 + 2 + 2 10 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर कितने हैं? 7 2 + 2 + 3 7 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर कितने हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन पहले क्या चेक करते हैं? रेजोनेंस चेक करते हैं। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अगर बेटा 6 मेंबर्ड में ये है, फिर 5 मेंबर्ड में डबल बॉन्ड है, फिर 4 मेंबर्ड में डबल बॉन्ड है, और फिर 3 मेंबर्ड में डबल बॉन्ड है, तो अपन क्या कहेंगे? 6 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है 5 से, 5 की ज्यादा है 4 से, 4 की ज्यादा है 3 से। किसके कारण बेटा? एंगल स्ट्रेन के कारण। किसके कारण? एंगल स्ट्रेन के कारण। आई थिंक स्टेबिलिटी में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, क्लियर है ये चीज? देखिए अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं वो बिल्कुल इजी हैं, वो बिल्कुल क्या है बेटा? इजी है, एक एक पॉइंट लिखना है, आंसर आ जाएगा अपने आप ही अपना, है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसे बोला जाएगा HOH। अब देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है क्या भाई? कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दें तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। कहने का मतलब समझे कि भाई मैंने क्या कहा कि भाई यहां पर समझो, यहां पर ये है,
ये अनसैचुरेटेड था, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई तो देखो यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा और इधर एक क्या हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा, और साथ में कोई ना कोई एनर्जी क्या होगी, रिलीज होने वाली है। ये जो रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो बेटा देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा कब होगा, जब पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे। देखो ना ये अनसैचुरेटेड था, ये क्या है, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड की स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी क्या है, ज्यादा है। सैचुरेटेड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम। एनर्जी कम कैसे हुई, जब इसने क्या की, एनर्जी रिलीज की बेटा। तो ये जो रिलीज एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं अपन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अपन क्या कहेंगे, रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी when 1 mole hydrogen gas react with unsaturated hydrocarbon, react with unsaturated hydrocarbon, रिलीज एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। भाई अपन क्या कहेंगे कि जो अपने पास में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसकी रिएक्शन किससे करवा दें, हाइड्रोजन से। तो जो रिलीज एनर्जी है उसे कोई क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब समझो फर्स्ट पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लें। इसको मैं नोट के तौर पे लिख रहा हूं कि यदि उसने पूछा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो आप बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे पहला मुद्दा क्या रखना, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा, चाहे उसमें रेजोनेंस है चाहे रेजोनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं। हालांकि बेंजीन में एक चेंज होता है एरोमेटिक की वजह से, बाकी सेम आ जाएगा आंसर। फिर मैं क्या कह रहा हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मुद्दा समझना जो चीज कहने जा रहा हूं मैं, कि भाई अगर आपके पास में दो चीजें हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे कैसे निकालें, कब अप्लाई करें, वो चीज मैं क्लियरली बता देता हूं आपको। कि यदि आपके पास में पाई बॉन्ड ज्यादा है तो हाइड्रोजन ज्यादा ऐड होगी, हाइड्रोजन ज्यादा ऐड होगी तो बेटा एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा रिलीज। तो ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अप्लाई करना है। तो ये कब अप्लाई करना है, जब बेटा पाई बॉन्ड क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब एक में 2 है, एक में 3, एक में 4 है, तो पाई बॉन्ड ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा। लेकिन बेटा ऐसा हो जाए जहां पाई बॉन्ड सेम आ जाए, जैसे 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, 1 पेंटीन 2 पेंटीन, है कि नहीं, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। तो बेटा यहां ये अप्लाई कब करना है, जब पाई बॉन्ड क्या हो, सेम। तो बेटा जब भी उसने क्या कहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा रहने वाली, सीधी सी बात है। लेकिन बेटा ऐसा हो सकता है पाई बॉन्ड सेम आ जाए, तो पाई बॉन्ड सेम हो तो फिर क्या चेक करोगे बेटा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आ जाएगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आ जाएगी, कम आने वाली है। क्लियर भाई जनता, समझे भाई इसके बारे में एग्जांपल से। लेकिन ध्यान रखें पहले क्या चेक करने हैं, पाई बॉन्ड। पहले क्या चेक करने हैं, पाई बॉन्ड। जैसे एग्जांपल से समझते हैं अपन बेटा ना, ये मत बोल देना पहले स्टेबिलिटी ना बेटा, पहले क्या चेक करोगे, पाई बॉन्ड चेक करेंगे। पहले क्या चेक करेंगे, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सेम आ जाए या पाई बॉन्ड सेम के लिए पूछे तब चर्चा करनी है। जैसे देखो मैंने कहा ये पाई बॉन्ड है, मैंने कहा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है भाई इनकी इससे, कि पाई बॉन्ड कितने आ गए, 2 आ गए बेटा, कम हो गए। यहां पर मैंने बोला पाई बॉन्ड क्या है, और भी कम आ गया, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और भी क्या होगी बेटा, कम हो गई। चेक कर लो। तो पहले क्या चेक करना है, पाई बॉन्ड सेम है। फिर देखो मैंने ऐसा लिख दिया, ये कॉन्जुगेटेड है, ये आइसोलेटेड है, और फिर मैंने ये बना दिया क्यूमुलेटिव। देखो अब देखो पाई बॉन्ड 2 है, यहां भी क्या है, 2 है। पाई बॉन्ड सेम है तो किससे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी से। अब देखो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी,
कॉन्जुगेटेड की, फिर आइसोलेटेड की रिस्क सबसे कम इसकी। तो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करेंगे, पाई बॉन्ड सेम है तो क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी। ऐसे देखें बेटा, मैंने लिखा ऐसा कुछ, मैंने कहा ये है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, फिर यहां देखो एक ही पाई बॉन्ड है तो पक्का 2 वाली की ज्यादा ही, लेकिन यहां पर मैंने अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर रखे हैं, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज कर दिए बेटा, चेक करो। मैं कहूंगा सबसे पहले क्या चेक किया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, इन दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो क्या चेक की है, स्टेबिलिटी। क्या चेक किया है, स्टेबिलिटी। ऐसे बेटा नेक्स्ट देख सकते हैं, इसमें देखें, मैंने कहा ये दोनों क्या है, क्यूमुलेटिव, फिर मैंने ये कहा ये दोनों आइसोलेटेड, फिर मैंने कहा ये दोनों कॉन्जुगेटेड। देखो स्टेबिलिटी सबसे कम तो एनर्जी सबसे ज्यादा, पाई बॉन्ड सेम है, आएगा कि नहीं आएगा बेटा। और लास्ट में देखो मैंने क्या लिख दिया, 1 पाई बॉन्ड वाला, क्यों, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी, बेटा स्टेबिलिटी से नहीं, पहले क्या चेक करना है, पाई बॉन्ड। इन तीनों में पाई बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड सेम है तो क्या चेक करना है बेटा, स्टेबिलिटी चेक करनी है। ध्यान रखें, पहले पाई बॉन्ड चेक करेंगे और बाद में क्या चेक करेंगे बेटा, स्टेबिलिटी। इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा किसकी आएगी, एल्काइन की ज्यादा आएगी, क्योंकि बेटा एल्काइन में पाई बॉन्ड 2 होते हैं जबकि एल्कीन में पाई बॉन्ड 1 होता है। हाँ कि ना भाई, चेक करें बेटा। चलो देखिए, नेक्स्ट बेटा HOC, हीट ऑफ कंबशन। HOC, अरे भाई हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन को अपन ऑक्सीडाइज करें, मतलब जलाएं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हीट क्या होगी, जनरेट होगी। डीजल पेट्रोल लकड़ी को अपन जलाते हैं तो हीट क्या होती है, जनरेट होती है। तो जो अमाउंट हीट का जनरेट हो रहा है या रिलीज हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबशन बोला जाता है। तो बेटा अगर कोई बोले हीट ऑफ कंबशन तो आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, मोलिक्यूल का मास ज्यादा होगा बेटा, अपन क्या कहेंगे, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबशन भी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन ऐसा आ जाए कि भाई हीट ऑफ कंबशन में अपन क्या कहें, सेम आ जाए, तो फिर क्या कहेंगे बेटा अपन कि भाई अपने पास में फिर देखेंगे स्टेबिलिटी। ध्यान रखें, क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। वही चीज बेटा इन दोनों को अप्लाई कब करना है, वही बेटा मास क्या हो, डिफरेंट हो, और मास क्या आ जाए, सेम। इसको अप्लाई कब क्या करोगे, मास क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट मास, डिफरेंट मास। मोलिकुलर मास क्या आ जाए, डिफरेंट, और यहां पर क्या हो जाए, मास क्या हो जाए बेटा, सेम। ठीक है भाई, पहले वहां पर तो क्या चेक करना था, हीट ऑफ हाइड्रोजन में पाई बॉन्ड, और यहां क्या चेक करना है बेटा, ये जैसे देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है। तो कोई बोले हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा है बेटा, जिसका मास ज्यादा है तो मास सबसे ज्यादा 6 मेंबर्ड का है। इसी तरीके से ये देखो, देखो फिर मैंने कहा ये 4 मेंबर्ड है, ये सॉरी 6 मेंबर्ड है, कार्बन कम कर दिए मैंने, ये कार्बन और भी कम कर दिए, कार्बन और भी कम कर दिए। तो सबसे पहले देखो इसमें कार्बन कितने, 8 हैं, इसमें 7 है, इसमें 6 है, उसमें 5 है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है बेटा, मास चेक करना है। मास डिफरेंट होगा तो मास से ही अपना आंसर आ जाएगा। स्टेबिलिटी तब अप्लाई करनी है जब उसने कह दिए कि भाई मास क्या रखें, सेम रखें। मास क्या रखने के लिए कह दे, सेम रखने के लिए कह दे, तब अपन क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी से। ठीक है भाई, ऐसे ही देखो बेटा नेक्स्ट, ये छोटी छोटी बातें इनको डिफिकल्ट नहीं बनाएं, सीधा सा आंसर निकाले, आंसर आ जाएगा अपना ना। देखिए बेटा इनके बारे में अपन आसानी से चर्चा कर सकते हैं भाई। देखो भाई समझे, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए जहां पर अपन स्टेबिलिटी सेम ले लेते हैं, स्टेबिलिटी क्या ले लें, सेम, सॉरी मास सेम ले लें। बेटा देखो अगर अपन ने ये लिया, ये 1 पेंटीन, ये बेटा क्या हो गया 3 पेंटीन, सॉरी हेक्सीन है। उसके बाद में अपन ने क्या कहा भाई ये ले लिया, चलो हेक्सीन ही बना देते हैं, 2 हेक्सीन 3 हेक्सीन और ये 1 हेक्सीन, ठीक है। मास सेम ले लिया, मास सेम है तो स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन 2 है, अल्फा हाइड्रोजन 4 है, अल्फा हाइड्रोजन कितने भाई 5 हैं। देखो बेटा मास सेम है तो किससे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन पक्का क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो आंसर ये आने वाला है कि नहीं भाई। ऐसे देखो बेटा इसका नाम होता है आइसोब्यूटाइलिन, इसका नाम होता है ट्रांस 2 ब्यूटीन, इसका नाम क्या होगा बेटा सिस 2 ब्यूटीन। और बेटा यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में 1 ब्यूटीन। देखो आंसर ये आएगा हीट ऑफ कंबशन का, सॉरी हीट ऑफ कंबशन का आंसर उल्टा आएगा क्योंकि स्टेबिलिटी में क्या आएगा अपोजिट। क्यों, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां भी क्या है बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन बेटा ट्रांस है तो ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है किससे, सिस से। ये सिस और ये क्या है ट्रांस है, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है बेटा, लेकिन देखो इसमें सिमेट्री ज्यादा आएगी इसलिए स्टेबिलिटी भी क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। दूसरा रीजन देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करवाएंगे तो बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन इधर आएगा, ये इधर, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 डिग्री एनायन बन गया। कितनी डिग्री, 2 डिग्री एनायन। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कराएंगे तो एनायन 1 डिग्री बनेगा। 1 डिग्री एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, 2 डिग्री से। इसलिए आइसोब्यूटाइलिन मोर स्टेबल है किससे, ट्रांस 2 ब्यूटीन से, सिस 2 ब्यूटीन से और 1 ब्यूटीन से। हाँ भाई जनता क्लियर करें, इसमें कोई डाउट हो तो क्लियर करें बेटा, डाउट बोले बेटा। हाँ भाई, बाकी नेक्स्ट में बेटा अपन स्टार्ट करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या स्टार्ट करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है भाई।